कह रहा हूं, नहीं पता थर्मो की स्पेलिंग TH, तो फिर थर्मोडायनामिक्स। तो ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, तो इसमें जो आज नया टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम रहेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ। सॉरी, हमने एक चीज पढ़ी थी, जब भी एक सिस्टम होता है, सिस्टम क्या बोल रहे हैं, एक कंटेनर के अगर हम अंदर हमने गैस कंसीडर कर ली तो गैस हमारे लिए क्या है, सिस्टम है। तो आपने पढ़ा उस गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स भी होंगे। अब मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी होगी, यस और नो, जो कि दो तरीके की होती थी, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। पर यही चीज अगर हम बात कर लें, ओनली गैस हमारी आइडियल गैस है। कैसी गैस है, आइडियल, तो उसमें पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो आइडियल गैस के लिए ओनली इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। टेम्परेचर गैस का आप कम कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर बात है, ओके। ये कुछ ऐसा सा कंसेप्ट है, जैसे एक रूम में एकदम से टेम्परेचर आप दोगे, गैस में ही देख लेना, जब पानी गर्म सर्दी आ रखी, पानी को उबालते हो तो क्या होंगे, मॉलिक्यूल फटाफट से जब उसको हीट देते हैं, गर्म करते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, तेज वाइब्रेट नहीं करना शुरू कर देते। तो ऐसा ही यहाँ पे, क्लियर है। चलें आगे, तो इस चीज का ध्यान रखोगे बेटा। अब फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है कि जब भी आप किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करोगे, हीट जो सप्लाई करोगे वो दो पार्ट में यूज हो जाएगी। कैसे यूज हो जाएगी, दो पार्ट में यूज हो जाएगी। पहला, हीट सप्लाई को तो मैं DQ से ही लिखूंगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। पहला काम क्या होगा, U क्या दिखा रहा हूं मैं, U किसका सिंबल है, इंटरनल एनर्जी का। और दूसरा काम ये करेगी, उसका टेम्परेचर बढ़ा देगी। दूसरा काम क्या कर देगी, या कुछ और, टेम्परेचर बढ़ के तो इंटरनल एनर्जी बढ़ी, तो फिर टेम्परेचर कैसे ले लोगे आप, एक्स्ट्रा पार्ट चला जाएगा वर्क डन की फॉर्म में। किस में चला जाएगा, वर्क डन की फॉर्म में। क्लियर है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, हीट सप्लाइड, जिसको हम DQ से दे रहे हैं, मान लिया थोड़ी सी हीट सप्लाई की DQ, पूरा थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना है, मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा, कंसेप्ट समझेंगे, बाकी नोट्स आपको बुक से बनाने सॉरी। तो हीट सप्लाई DQ किस किस में चेंज हो जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी DU प्लस बाकी का जो बच गया वो क्या हो जाएगा, उसका वर्क में जाके वर्क डन की फॉर्म में चला जाएगा। तो यही स्टेटमेंट क्या कहती है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन पता चल गई। When heat is supplied to a system, then it is used in two parts. First will increase its internal energy, and second will done work on it. Clear हो गया। Mathematically this is written as this. तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये बन गया। चलें आगे।
अब इस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ते हैं और कुछ इसके बारे में, और यहाँ पे लिखना आप जो डी डब्ल्यू होता है वो पी डॉट डी वी के इक्वल हमने पढ़ रखा है। किसके इक्वल पढ़ रखा है? पी डॉट डी वी। तो इसकी दूसरी फॉर्म जो बनती है वो ये भी बन जाएगी डी यू प्लस पी डॉट डी वी। तो ये भी फर्स्ट लॉ को ही दिखाया गया है। क्लियर है? अब एप्लीकेशन देखते हैं। पहला प्रोसेस हमने क्या पढ़ा था? वेरी फर्स्ट प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स में 4 टाइप के बेसिकली बताए थे। पहला आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में कौन सा पैरामीटर सेम रहता था? टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। तो इनमें से हीट तो सप्लाई करनी है आपको। इंटरनल एनर्जी, वर्क, प्रेशर या वॉल्यूम, कौन सी चीज टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी? कौन सी चीज टेम्परेचर के सेम रहने से सेम रहेगी? कौन सी रहेगी? इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यू भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। अब यू की वैल्यू में चेंज नहीं आया, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ, तो मुझे ये बताओ क्या जो उसका चेंज है वो जीरो नहीं होगा? किसी चीज की क्वांटिटी है, कोई क्वांटिटी, उसकी वैल्यू बदली ही नहीं, तो उसके अंदर चेंज डी यू, उसको किससे दिखाओगे? जीरो से। पहले भी उतनी थी, बाद में भी उतनी है, तो बदलाव कितना हुआ उसमें? जीरो हुआ। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट लॉ आपका क्या दे देगा? अगर आप सेपरेटली कर रहे हो तो डी क्यू, डी यू की जगह क्या रख दोगे इक्वेशन फर्स्ट में? जीरो। इसी से काम कर रहे हैं अभी हम। प्लस डी डब्ल्यू। क्लियर हो गया? तो यहां से हमारे पास एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल के आया कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हीट सप्लाइड किसके इक्वल होती है? वर्क डन के इक्वल। यानी अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो आपने जितनी हीट सप्लाई करी वो टोटल की टोटल कहाँ चली जाएगी? वर्क के अंदर। और जितना वर्क किया उतना क्या हो जाएगा? उसकी हीट सप्लाई के बराबर। तो यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आती है कि क्यू और वी क्या है? इक्विवेलेंट है। क्या है? इक्विवेलेंट। यानी किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी आप दो तरीके से चेंज कर सकते हो, वर्क अप डन करके या हीट सप्लाई करके। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी भी तरीके का? चलें अगली बात पे। ठीक है। अब अगले पॉइंट पे चलता हूं मैं, आइसोथर्मल के बाद एडियाबैटिक प्रोसेस पे। किस पे चलेंगे? एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक में देखेंगे भाई इसकी फॉर्म में क्या फर्क पड़ता है। एडियाबैटिक में क्या चीज सेम रहती थी? हीट। क्या रहती थी? हीट। तो यहां हम हीट को किससे दिखा रहे हैं? क्यू से। भाई हीट सप्लाई को किससे दिखा रहे हो? क्यू से। तो डी क्यू कितना आ गया? जीरो। तो डी क्यू जीरो आया तो फर्स्ट लॉ क्या कहेगा? इधर जीरो, इधर डी यू। क्या है? क्लियर हो गया? तो यहां से डी यू किसके इक्वल आई इस केस में? माइनस डी डब्ल्यू। ये ध्यान रखना भाई, माइनस डी डब्ल्यू। ठीक है? कोई डाउट?
ओके, अच्छे से क्लियर हो रही ना सारी चीजें, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बेटा, कोई डाउट है तो पूछ लेना किसी भी टाइम। अगली बात पे चलते हैं। इससे पहले मैं आपको एक साइन कन्वेंशन और बता दूंगा जो यहां हम यूज करते हैं। साइन कन्वेंशन जो आपको यहां यूज करनी है। गैस को हम क्या मान रहे हैं? सिस्टम। तो यहां आपको तीन चीजों के साइन कंसीडर करने हैं, हीट का, इंटरनल एनर्जी का और एक वर्क डन का। हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन, उसी ऑर्डर में हम चल रहे हैं बिल्कुल। तो हीट को पॉजिटिव कब लेना है? अगर आप सिस्टम को दे रहे हो, आपके लिए मेन चीज सिस्टम है। सप्लाई के केस में क्या है? सिस्टम मेन है, तो सिस्टम को मिल रही है तो पॉजिटिव। अगर सिस्टम दे रहा है, सिस्टम से बाहर जा रही है, सिस्टम से निकाल ली जा रही है, तो हीट क्या हो रही है? नेगेटिव। क्लियर हो गया? अगला, अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, जिसको हम क्या बोल लेंगे? पॉजिटिव। तो अगर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाया तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो आप इंटरनल एनर्जी को क्या बोलोगे इस केस में? पॉजिटिव। और अगर टेम्परेचर कम हुआ तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, तो उस केस में इंटरनल एनर्जी क्या कहलाएगी? नेगेटिव। उस केस में क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो इंटरनल एनर्जी कब बढ़ेगी सिस्टम की? जब उसको टेम्परेचर आप इंक्रीज करवाओगे। और कम कब होगी? जब टेम्परेचर डिक्रीज करोगे। चीज समझ आ गई? चलने अगली बात पे। कोई डाउट? एक वर्क का केस ऐसा है, ये रिवर्स ऑर्डर को फॉलो करता है। अगर आप सिस्टम पे वर्क करोगे, वर्क ऑन सिस्टम, मैं ऑर्डर वही लिखवा लेता हूं, ये भी हीट किसको दे रहे हैं? सिस्टम को हीट दे रहे हैं, सिस्टम का ही टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और सिस्टम पे ही वर्क कर रहे हैं, उसी ऑर्डर में लिखता हूं। तो वर्क ऑन सिस्टम नेगेटिव एंड वर्क ऑन बाय सिस्टम वो क्या रहेगा? पॉजिटिव। आपने इस सिस्टम पे, गैस के सिस्टम पे बाहर से वर्क किया तो वो क्या कंसीडर किया गया है? नेगेटिव। और सिस्टम काम करके दे रहा, वो क्या है? पॉजिटिव। इसका एक लॉजिक है, वो लॉजिक ये है कि जैसे जो ये सिस्टम हमने डिजाइन किया, ये सिस्टम हमारे इंजन्स में यूज होते हैं। अब जो पेट्रोल या डीजल इंजन है, अगर वो वहां पे आप पेट्रोल डाल रहे हो उसके अंदर, तो मतलब यूज करने के लिए बाहर से एनर्जी मांग रहा है, ठीक है, जिससे वो पिस्टन डाउनवर्ड जाएगा, फिर आगे काम करके देगा। तो आपने सिस्टम पे जो बाहर की तरफ काम किया तो आपको उससे कुछ फायदा हुआ? पेट्रोल आपका वेस्ट ही हुआ है। आपने किसी पिस्टन को दबाया, आपकी एनर्जी वेस्ट हुई है, तो नेगेटिव हुआ हमारे लिए, पॉजिटिव? तो ये वर्क की सेंस हमारे अकॉर्डिंग दी गई है। हमें सिस्टम पे वर्क करना पड़ा तो नेगेटिव, सिस्टम ने हमें वर्क करके दिया तो वो क्या लिया गया? पॉजिटिव। अब जो बाइक का या कार का जो इंजन वो हमें काम करके दे रहा, वो आगे वाला जो वर्क है वो क्या है? पॉजिटिव। चीज समझ आ गई? तीनों साइन कन्वेंशन बिल्कुल नहीं भूलोगे। तो पहले ऑर्डर में ही चलना है, सिस्टम के हिसाब से याद करना। फिर लास्ट वाला, सिस्टम पे वर्क किया नेगेटिव, सिस्टम ने वर्क करके दिया वो क्या है? पॉजिटिव। क्लियर है? तो ये भी क्लियर हो गया ना? तो इस केस में मैं समझा रहा था, अगर आपने सिस्टम पे वर्क किया तो क्या होगा? सिस्टम पे वर्क किया हुआ क्या होता है?
नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। यानी इस सिलेंडर, इस गैस के अंदर जो ये पिस्टन है, आप उसको दबा देते हो तो गैस की इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरीके के यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। और अगर गैस एक्सपेंड हुई, सिस्टम ने वर्क किया, खुद एक्सपेंड हुई, तो क्या हो जाएगा, वर्क पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, नेगेटिव, तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो पहले केस में जब आप कंप्रेस करे हो, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, तो क्या टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज, और इंटरनल एनर्जी कम हुई तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज। तो यहीं से एक रिजल्ट निकल के आता है, अगर आप एक सिलेंडर में गैस रख देते हो और ऊपर पिस्टन रख दिया और आप उसको दबाओगे तो गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। गैस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, गैस गर्म हो जाएगी पहले से। और अगर आपने उसको अपना हाथ हटा लिया, फ्री कर दिया, अब गैस एक्सपेंड हो रही है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो उसका टेम्परेचर अब कम हो जाएगा, वो कूल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कूल। तो कूलिंग होना किसी सिस्टम का और हीट होना समझ आ गया, कोई डाउट? तो थर्ड प्रोसेस देखते हैं हम यहीं से, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर क्या चीज सेम रहती थी, जिसको हम आइसोवोल्यूमिक भी बोलते थे। V क्या रहेगी वहां पे, कांस्टेंट। उधर वालों को समझ आ रहा है ना बेटा, दिख रहा होगा ना, ठीक है। V कांस्टेंट होने का मतलब चेंज इन वॉल्यूम कितना, 0। तो आप यहां वॉल्यूम इस फॉर्मूले में इन्वॉल्व कर रखा था, तो इसमें पुट करना, तो du प्लस पी इंटू 0, ये वाला पार्ट क्या हो गया, पूरा 0। तो यहां पे डायरेक्ट क्या हो जाएगी, डी क्यू किसके इक्वल, इंटरनल एनर्जी के इक्वल। तो यहां पे भी आप क्या देखोगे, अगर इस स्टेट में आप सीधा सीधा सा क्या कर रहे हो, हीट सप्लाई कर रहे हो, तो क्या करेगी, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगी, टेम्परेचर को बढ़ा देगी। एंड ये किसके डायरेक्टली होता है, टी के। तो हीट सप्लाई करी तो क्या होगी, इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, किसका, जब आप प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे करवाते हो। क्लियर है? तो ये थे बेटा बेसिक्स। अभी और भी है इसके एप्लीकेशन, बट वो नेक्स्ट वीडियो में लेके जाएंगे। उससे पहले इसके फर्स्ट लॉ के कुछ एक पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आज टाइम अभी कम ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसका भी क्या क्या जो पॉइंट्स हमने नोट करे, वो पॉइंट्स क्या क्या हैं। पहला जो ये लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, आप देख रहे हो एनर्जी जो सप्लाई करी आपने, वो इंटरनल एनर्जी और वर्क में जा रही है। और इंटरनल एनर्जी भी एक टाइप की एनर्जी है, और वर्क भी क्या देख रहे हैं, एनर्जी के इक्विवेलेंट है। यस और नो? तो यहाँ हमने देखा कि जो टोटल एनर्जी है प्रोसेस से पहले जो आपने सप्लाई की और बाद में क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं है? बोलो क्या है ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेसिकली आप स्पेशली हो उसका नाम भी देना चाहो तो हीट एनर्जी का लॉ बोल सकते हो, ठीक है। अदरवाइज ये क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा यहां क्या देखा, इट एस्टेब्लिश इक्विवेलेंस। क्या करता है कि हीट और वर्क क्या हैं, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। उन दोनों में क्या एस्टेब्लिश करता है, इक्विवेलेंस एस्टेब्लिश करता है। तीसरी चीज क्या देख रहे हो,
ये सब्सटेंस की तीनों स्टेट के लिए सॉलिड, लिक्विड एंड गैस वैलिड फॉर ऑल 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसके लिए वैलिड है। नेक्स्ट आप देखोगे कि यहां पे हम एक चीज नोट कर रहे हैं, स्टेब्लिश भी हो गया, स्टेट भी, हाँ, कि बिना सप्लाई किए, बिना हीट सप्लाई किए आप किसी भी इंजन से वर्क नहीं ले सकते, किसी भी सिस्टम से। तो वी कैन नॉट ऑब्टेन वर्क फ्रॉम ए सिस्टम विदाउट सप्लाइंग, क्या सप्लाई किए, हीट। ठीक है, तो ये इसके कुछ एक बेसिक पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। बाकी एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा, तब तक के लिए बाय।